प्रिय छात्राओं, अब तक की क्लास में बहुत सारी बातें बताने या यूं कहें कि पढ़ाने के क्रम में मैंने इतिहास दृष्टि और इतिहास दर्शन को भी समझाने का प्रयत्न किया और इसको और अधिक पुख्ता करने की दृष्टि से मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि और उनके आलोचनात्मक प्रतिमानों को भी स्पष्ट किया और उस समय यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यह आवश्यक क्यों है और इसी उदाहरण के साथ स्पष्ट किया था कि पहला उत्कृष्टतम एवं प्रामाणिक साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, जिसमें एक सजग इतिहास दृष्टि और इतिहास बोध की अभिव्यक्ति मिलती है। उस दृष्टि और बोध के निर्माण की प्रक्रिया में उस रचनाकार के आलोचनात्मक प्रतिमान और आलोचनात्मक योगदान को समझना अपरिहार्य हो जाता है, जिससे उसकी इतिहास दृष्टि को समझ सकें और उसके इतिहास को समझ सकें। अब यह समझने के उदाहरण सहित इस इतिहास दृष्टि, इतिहास दर्शन, आलोचना दृष्टि आदि के समझने का मुख्य कारण यह था कि जब हम हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को समझने का प्रयत्न करेंगे तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि आखिर क्या कारण है कि बाकी इतिहासकारों के साहित्य के इतिहास को हम उतना महत्व नहीं दे पाते जितना उन इतिहासकारों के साहित्य के इतिहासकारों को महत्व देते हैं जिनसे एक इतिहास दृष्टि का निर्माण होता है और इतिहास दृष्टि के निर्माण के कारण उनके साहित्य के इतिहास की निर्मित एक प्रामाणिक रूप अख्तियार करती है और वह आगे चल करके साहित्य और साहित्य के इतिहास दोनों ही दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कोई भी चीज़ एक दिन में परिपक्व नहीं होती है, उसके परिपक्व होने से पहले एक लंबी प्रक्रिया एवं परंपरा चलती है। हिंदी साहित्य भी इस दृष्टि से अछूता नहीं है, इसलिए इस परंपरा को समझना, उसमें निहित तत्वों को जानना भी उतना ही आवश्यक है जितना साहित्य इतिहास दृष्टि को समझना। अपने पाठ्यक्रम में इसीलिए यह एक अलग से एक निर्धारित पाठ रखा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का भी उल्लेख हो और इसका भी ज्ञान हमें मिले। जब इस दृष्टि से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें उन स्रोतों को भी देखना होगा जिनसे साहित्य के इतिहास का लेखन शुरू होता है। उससे भले ही हमें साहित्य के इतिहास का विवरण मात्र मिलता हो, कवियों का जीवन वृत्ति एवं कृतित्व का परिचय आदि मिलता हो, लेकिन वह नींव की पत्थर की तरह उल्लेखनीय अवश्य है। इस दृष्टि से हम जब देखते हैं तो इसकी प्रक्रिया हमें बहुत पहले से मिलती है। उदाहरण स्वरूप कवियों का जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दो तीन बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों में मिलता है जो मध्यकालीन है, जैसे 84 वैश्रवण की वार्ता, फिर से सुन लो, 84 वैश्रवण की वार्ता, 252 वैश्रवण की वार्ता, भक्तिमाल,
कविमाला, कालिदास हजारा आदि। इनमें कालक्रम, सन संवत आदि का कई जगह इतना अभाव मिलता है कि इसे इतिहास भी कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक विवरण जरूर मिलता है। अगर इतिहास लेखन की दृष्टि से देखें तो अब तक जो भी जानकारी हमें मिली है, हालांकि इस दृष्टि से और शोध कोई करे तो हो सकता है कि नई जानकारी सामने आए, लेकिन जो भी जानकारी हमें मिली है उस जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला इतिहास एक फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी ने लिखा है, जिनके साहित्य के इतिहास का नाम है इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी। फिर से दोबारा सुन लो, इस पुस्तक का नाम है इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। यह मूलतः फ्रेंच भाषा में यानी फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। यह दो भागों में लिखा गया है। इसका प्रथम भाग 1839 तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके हिंदी संबंधी अंश का, मैंने पहले कहा कि यह हिंदी और उर्दू के दोनों कवियों को इसमें समेटा गया है, तो जो हिंदी से संबंधित अंश है इसका अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है, जिससे इनकी दृष्टि को समझ सकते हैं हम हिंदी भाषा के भीतर। 1871 ईस्वी में ही इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ और इस दूसरे संस्करण में थोड़ा सा संशोधन पर परिवर्धन किया गया, यानी कि इसको और पुख्ता बनाया गया और 2 खंडों की जगह इसको 3 खंडों में विभक्त किया गया। और यह संशोधन परिवर्धन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इस ग्रंथ का महत्व इस दृष्टि से केवल है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसके विवरण वर्णन को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें ऐतिहासिक कालक्रमानुसार रखने के बजाय अंग्रेजी भाषा को उतना महत्व न देने के बावजूद इसमें वर्ण क्रमानुसार शब्दों का प्रयोग किया गया, यानी कि यह इतिहास ग्रंथ की अपेक्षा यह कोश ग्रंथ के रूप में ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि कोश में ही वर्ण क्रम का प्रयोग होता है। इतिहास के भीतर तो समय और उस समय का विभाजन भी प्रवृत्तियों के अनुसार और अन्य कई आधारों के अनुसार, जब हम काल विभाजन और नामकरण की चर्चा करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे, होता है। लेकिन वर्णन का तरीका बहुत हद तक ऐतिहासिक रूप से है, इसलिए इसे कोश ग्रंथ की हम संज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन प्रयास की दृष्टि से इसकी गणना पहले इतिहास ग्रंथ के रूप में हम करते हैं। इसमें कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया है। अन्य कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी के वर्णक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। काल विभाजन में विभिन्न प्रवृत्तियों का विवेचन का कोई प्रयास इसमें नहीं मिलता है। इसी कारण मैंने कहा कि इसको इतिहास
लेखन के प्रयास के रूप में देखना ज़्यादा उपयोगी होगा, न कि साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में, क्योंकि वर्णक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कालक्रम की दृष्टि से, काल विभाजन नामकरण की तुलना में या प्रवृत्तियों की तुलना में। हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना भी इसकी एक महत्वपूर्ण त्रुटि है, जिसके कारण इसे इतिहास मानने में दिक्कत महसूस होती है। फिर भी भारत से इतना दूर बैठकर एक विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना अति महत्वपूर्ण है। यह इस दृष्टि से एक उपलब्धि है, और साथ ही यह बात भी है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय किसी हिंदी भाषी को न जाकर एक सुदूर देश में बैठा एक विदेशी को जाता है। और यह जहां हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कही जा सकती, वहीं उस देश के लोगों, उस व्यक्ति यानी कि गार्सा द तासी और फ्रेंच भाषी लोगों का एक एहसान हमारे ऊपर है कि हमें पहली बार इस तरह के प्रयास करने का अवसर उपलब्ध कराता है। इस दृष्टि से हमें अपने साहित्य के बारे में सोचने, समझने, विश्लेषित करने आदि की दृष्टि देता है, और एक इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में उनको स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। इससे हम उनकी मेहनत, उनके श्रम और उनकी उपलब्धि को एक गौरवपूर्ण स्थान देते हैं और सम्मान के साथ उनका स्मरण करते हैं। गार्सा द तासी की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय अब हिंदी में भी आता है। हिंदी में यह श्रेय जाता है शिव सिंह सेंगर को, जिन्होंने 1883 में शिव सिंह सरोज नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने लगभग सहस्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं को उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कवियों के जन्म काल, रचना काल आदि के संकेत भी उन्होंने अपने ग्रंथ में दिए हैं। यह दूसरी बात है कि उनके द्वारा दिए गए इन संकेतों में बहुत हद तक प्रामाणिकता का अभाव मिलता है, जिसे आगे चलकर शोधार्थियों ने सिद्ध किया। इसलिए कई बार यह जन्मकाल, रचना काल आदि बहुत विश्वसनीय नहीं ठहरते। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी अधिक महत्व नहीं है, यह भी एक प्रयास ही होता है, किंतु उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करना बहुत उपयोगी साबित होता है। और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ न होने के बावजूद आने वाले समय के इतिहासकारों यानी परवर्ती इतिहासकारों के लिए यह एक स्रोत के रूप में बहुत बड़ा काम करता है। इस दृष्टि से इस इतिहास ग्रंथ का एक ऐतिहासिक महत्व है, और इसकी गणना साहित्य के इतिहास के ग्रंथों के रूप में अनेक त्रुटियों के बावजूद की जाती है। इसके उपरांत बहुत हद तक हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास होने का श्रेय पुनः एक विदेशी विद्वान को जाता है। इन्होंने पूरी तरह प्रामाणिक तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक उत्कृष्टतम और प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। इस रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर से सुन लो, इस रचना का नाम है
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और विद्वान का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। यह रचना 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। बस आज इतना ही, आगे की बात आगे अर्थात कल। धन्यवाद।